ज्वेटर कोचिंग में स्वागत है। और हम लोग आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और उसका आज आपको अगला लेक्चर देखना है। अभी तक हमने एबायोटिक फैक्टर के बारे में आपको बताया कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं और आपके जो एनसीईआरटी में दिए हैं। टेम्परेचर की बात किया, वाटर की बात किया, लाइट की बात किया, सॉइल की बात किया। अब हम एबायोटिक फैक्टर जो ये हैं इनका जीवों पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स है और अलग अलग प्रकार के जो हैबिटाट हैं, जो अलग अलग प्रकार के वासस्थान हैं, जो अलग अलग जीव हैं उनका अलग अलग तरीके का वासस्थान है, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंटल में इनका क्या रोल है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है कि जो भी एबायोटिक फैक्टर है यानी टेम्परेचर हुआ, सॉइल हुआ, ये जो है उसके बारे में अब हम लोगों को जानना है। जैसे एबायोटिक फैक्टर के बारे में हम लोग जान रहे हैं और हमने बताया था एबायोटिक मीन्स क्या होता है। आपको बताते हैं एबायोटिक मीन्स क्या होता है। हमने बताया था नॉन लिविंग। क्या होता है बोलिए? नॉन लिविंग होता है। एबायोटिक मीन्स क्या होता है? नॉन लिविंग। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें कौन कौन आते हैं ये आप जानते हो। लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। बाकी पीएच है, ह्यूमिडिटी है, एसेट्रा, ये सारी चीज़ें इनका क्या रिस्पॉन्स है डिफरेंट हैबिटाट में, कैसे वहाँ पर अलग अलग तरीके के जीवों का सर्वाइवल होता है, अलग अलग जीव पे इनके किस प्रकार से रिस्पॉन्स चल रहा है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटाट मे वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम, बताया गया है कि हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटाट, जो बहुत सारे हैबिटाट में जो एबायोटिक कंडीशन है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसमें बदलाव देखने को मिलता है। वी नो आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटाट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। जो डिफरेंट हैबिटाट में इनका बहुत बड़े लेवल पर चेंज देखने को मिलता है एबायोटिक फैक्टर का। जो तमाम तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अलग अलग तरीके के हैबिटाट हैं और उस हैबिटाट में इनका अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इस चीज से वो, इस परिस्थिति से वो कैसे मैनेज करता है अपने आप को, इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मैनेज कर सकता है उसके बारे में आपको जानता है। लिखा वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटाट कोप। इन परिस्थितियों में कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। भाई चलो ठीक है, एक बात तो समझ में आती है कि टेम्परेचर एक जैसा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आदमी सर्वाइव कर ले रहा है। लेकिन पता लगा कभी टेम्परेचर कम, कहीं पर टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलता है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं पर रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलती है, कहीं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो तमाम तरीके के अलग अलग प्रकार के हैबिटाट हैं, उन हैबिटाट में कहीं पर सुटेबल कंडीशन है, कहीं पर अनफेवरेबल कंडीशन है। इन सारी कंडीशन में कैसे वो अपने आप को मैनेज करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उसके बारे में हम लोगों को जानना और समझना है। लिखा है बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले, किस क्वेश्चन के आंसर को, कि कैसे एबायोटिक फैक्टर का जो डिफरेंट हैबिटाट में अलग अलग तरीके से उनका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, उसके आंसर को क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने से पहले वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शुड बोदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। जो हमारा जो बाहरी वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हाईली वेरिएबल क्यों है। और वो बोदर मीन्स होता है परेशान करता है। बोदर मीन्स क्या होता है? परेशान करता है। जीवों को आफ्टर ऑल क्यों परेशान करता है और उसमें जीवों को क्यों परेशानी होती है, ये आपसे कहा गया है। कहा गया बट बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, इसकी कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के हैबिटाट हैं और अलग अलग प्रकार के हैबिटाट में अलग अलग प्रकार से एबायोटिक फैक्टर का जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और कहीं पर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कहीं पर खराब कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन में भी कैसे कोई जीव मैनेज अपने आप को कर लेता है, उस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले कहा गया कि आखिर में जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आखिर में ऑर्गेनिज्म को बोदर मतलब होता है परेशान ही क्यों करता है। आखिर में क्यों हमारा ऑर्गेनिज्म हमारे अपने ही इन्वायरमेंट से परेशान रहता है, हमारा जीव क्यों परेशान होता है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारा जो बाहरी वातावरण है, क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म को आफ्टर परेशान करता है। लिखा गया है वन शुड एक्सेप्ट दैट
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, कहा गया है कि मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व्ड रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल की बात किया गया विद इन द बॉडी इन्वायरमेंट दैट परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। कहा गया वन वुड एक्सेप्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, लगातार जो बहुत सालों से मिलियंस ऑफ ईयर से जो जीव इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहता चला आया है, कहा गया है कि इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ जीव ऐसे हैं कांस्टेंट इन विद इन बॉडी, वो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए वो कुछ एडाप्टेशन कर चुके हैं। वो उसके लिए लिखा है मेनी स्पीसीज वुड इवॉल्व हो चुके हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, और कहाँ का टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी के अंदर का बाहर का टेम्परेचर कैसा है, अंदर का टेम्परेचर अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कैसे करना रखना है। ये बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगातार इस प्रॉब्लम को एक्सरसाइज करते चले आ रहे हैं, उसके लिए वो क्या हो चुके हैं, उसके लिए वो एडॉप्ट हो चुके हैं, और उसके लिए ताकि वो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी अच्छे तरीके से, उनके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं, जो उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसमें आसानी से वो उसको प्रोसीड कर ले जाते हैं, आसानी से चला ले जाते हैं। उस एडवर्स कंडीशन में भी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं वो अपने आप की अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाते हैं। इसकी बात किया गया। क्या हुआ होगा, कहा गया है लगातार जो इस इन्वायरमेंट में जीव रह रहा है, डेवलपमेंट जैसे जैसे इवॉल्व आर रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल, इवॉल्व मतलब डेवलप कर लिया होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा कि हमारे बाहर का वातावरण लगातार चेंज होता रहता है, कहीं का स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कहीं की नॉर्मल कंडीशन है, कहीं की कैसे भी कंडीशन है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होंगे जो उनके लिए अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात करते होंगे, अपने बायोकेमिकल रिएक्शन को, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को आसानी से वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी क्या कर ले जाते होंगे, आसानी से भी अपनी बॉडी के फंक्शन को चला ले जाते होंगे। उसकी बात किया गया है, लिखा गया है function to produce with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species। और ऐसे जीव जो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अपने आप को फिट कर ले गए होंगे, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले जाएंगे, वही इस इन्वायरमेंट में क्या कहलाएंगे, फिट कहलाएंगे, तंदुरुस्त कहलाएंगे। जो बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को ढाल ले गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाते होंगे, या उसके अकॉर्डिंग अपने आप की बॉडी की फिजियोलॉजी को चला ले जाते होंगे, वही इस इन्वायरमेंट में क्या कहलाते होंगे, फिट कहलाते होंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ की जब हम लोग बातचीत करते हैं तब की बात कर, फंक्शनिंग टू प्रोड्यूस विद मैक्सिमल एफिशिएंसी एंड दस इनहांस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज। ऐसे जीव जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने अंदर के भी वातावरण, इंटरनल टेम्परेचर को भी, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को भी उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चला ले जाते होंगे, वही इस उसमें फिट कहलाते होंगे, और वही स्पीसीज यहां फिट कहलाएगी। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। और ये किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, कि अपने टेम्परेचर की बात किया जा रहा है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर और जो हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसके मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द, इंपॉर्टेंट बात यहां से है, ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉल्ड होम्योस्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहरी वातावरण, जैसे हम एक जगह बैठे हुए हैं,
जिस इन्वायरमेंट में हम हैं वहां के बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है। वाल्टर बी कैनान साहब एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले होम्योस्टेसिस के बारे में उन्होंने बातचीत करना शुरू किया था। कहा गया तमाम तरीके के इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, लाइट है, ये तमाम तरीके के इन्वायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ये हमारे इन्वायरमेंट में इनके अकॉर्डिंग जो हम अपने आप को मेंटेन कर ले जाते हैं। और कैसा मेंटेनेंस? अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट को, अपने बॉडी को, और दो चीजों को मेंटेन करने की बात किया गया है, एक बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड। जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना, टेम्परेचर इंटरनल मेंटेन कर ले जाना, क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा हो, घट रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके अपने बॉडी की फिजियोलॉजी को जो लोग चला ले जाते हैं वही तो लोग कहलाएंगे कि वो सर्वाइव कर ले जा रहे हैं, वो फिट हैं। और इस प्रोसेस को कि एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी मेंटेन कर ले जाना, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है होम्योस्टेसिस। आपसे कोई पूछेगा होम्योस्टेसिस क्या है, कहोगे अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना। आप कहोगे सर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखना? 98.6 फ़ारेनहाइट मेंटेन कर ले जाना, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अपने बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के फिजियोलॉजी को चला ले जाना, और जो चला ले जाएगा वही फिट कहलाएगा, वही स्पीसीज फिट कहलाएगी, वही डेवलप स्पीसीज कहलाएगी। और कहा गया है जब इंटरनल टेम्परेचर जो मेंटेन कर ले जाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस कहलाएगा। और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना मेंटेन करना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन करना, क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। डिस्पाइट varying external environmental condition that tend to upset its homeostasis। कहा गया है जो हमारे बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो अलग अलग प्रकार का होता है, वो हमारे होम्योस्टेसिस को, हमारे जो होम्योस्टेसिस है उसको बिगाड़ने का प्रयास करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना, अपने बॉडी के इंटरनल बॉडी के फ्लूइड को कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। कहा गया डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। तमाम तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन में हमारी जो होम्योस्टेसिस है वो बिगड़ भी सकती है, लेकिन उसी को जो मेंटेन कर ले जाएगा वो क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस कहलाएगा। और क्या अपने बॉडी के इंटरनल मैं रुक गया हूं यहां पर इस पैराग्राफ पे, अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन को मेंटेन कर ले जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है। अगर आप पूछे आपके बॉडी के टेम्परेचर को कितना इंटरनल टेम्परेचर कितना, बाहर का टेम्परेचर कुछ हो लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल भी टेम्परेचर होता है, वो कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट मेंटेन कर ले जाना होम्योस्टेसिस कहलाता है। और बाहर का टेम्परेचर जैसे जैसे वैरी करेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे जैसे बदलेगी, तो उसमें भी वो अंदर के टेम्परेचर को बिगाड़ने का प्रयास करेगी, या हमारा होम्योस्टेसिस बिगड़ सकता है, हमारी फिजियोलॉजी बिगड़ सकती है। तो अगर जब नहीं बिगड़ती है तो हम कहते हैं हमने होम्योस्टेसिस कर लिया। लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लियरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी के समानांतर इसको, इस बात को हमें समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को। सपोज a person is able to perform her best when temperature is 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दे जाता है, एंड विशेज टू मेंटेन इट्स सो, और उसको वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना सबसे बेहतर काम वो कर पाता है। इवन व्हेन इट इज स्कॉचिंगली हॉट और फ्रीजिंग कुड आउटसाइड, इट could be achieved at home, in the car while traveling, जबकि वो चल रहा है, and at work place by using air conditioner। इन बोलो कब?
समर में एंड हीटर इन विंटर। अब बात को समझिएगा, अगर इस बात को समझ ले जाएंगे तो आगे चीजें समझना आसान हो जाएगी। कहा गया है एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड सुटेबल टेम्परेचर, सर्वाइवल सुटेबल टेम्परेचर आपको पता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में किसी भी जीव का सर्वाइवल, किसी भी प्लांट का, किसी भी जीव का बेटर होता है। तो वहां पर लिखा गया है कि एक जीव है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपना बेस्ट देता है, अपना बेहतर काम करता है। कहा गया है लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि जैसे राजस्थान में झुलसते हुए स्कॉर्चिंगली हॉट, फ्रीजिंगली बहुत ज्यादा या तो गर्म कंडीशन हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडा आउटसाइड का कंडीशन हो जाए, वो अपने, लेकिन फिर भी वो अपने घर में, वो अपने जो है कार में ट्रेवलिंग करते समय भी उस चीज को मेंटेन कर रहा है। लेकिन कैसे? एयर कंडीशनर का उपयोग करके, और समर में जो है समर में एयर कंडीशन का, और कोल्ड जब ठंडी पड़ती है तो हीटर का यूज करके वो टेम्परेचर मेंटेन कर ले जाता है। देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम रिगार्डलेस और द वेदर अराउंड हिम हर। उसकी परफॉर्मेंस तो हमेशा बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था तो उसने एयर कंडीशनर लगा लिया, बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो उसने हीटर लगा लिया। इसको उसने सब कुछ करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर ले रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या पूछा गया? हर द पर्सन्स होम्योस्टेसिस इज ए कंप्लाइज्ड। तो कहा जाए क्या ये पर्सन होम्योस्टेसिस कर पा रहा है? क्या उसकी बॉडी कर रही? नहीं, नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल। ये फिजियोलॉजिकल तो नहीं कर पा रहा, बट कैसा कर लेगा? आर्टिफिशियल मींस। इस बात को ध्यान करिएगा, इस बात को ध्यान करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्सन है ऐसा जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर उसको मिले तो अपना बेस्ट कर ले जाता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और फिर वो एयर कंडीशन का यूज कर लेता है, एसी लगा लेता है, जब बाहर बहुत ठंडा हो जाता है तो हीटर का यूज कर लेता है। तो क्या पूछा गया है? क्या ये बोला जाए कि वो होम्योस्टेसिस कर पा रहा है? कहोगे नहीं, नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल। वो फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस नहीं कर पा रहा, बट कैसा? आर्टिफिशियल मींस। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनर का यूज कर रहा है, हीटर का यूज कर रहा है। और फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस तो तब मानी जाएगी जब बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा अपने आप स्वतः मेंटेन बना रहे, वो अपने आप हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी वर्क करे उसको मेंटेन करने के लिए, तब वो फिजियोलॉजिकल कहलाएगा ना, तब होम्योस्टेसिस कहलाएगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो तो होम्योस्टेसिस कहलाता है। लेकिन एयर कंडीशनर का यूज करके, हीटर का यूज करके हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या ये फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस कहलाएगा? कहोगे नहीं, ये फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस नहीं कहलाएगा, ये कैसा कहलाएगा? आर्टिफिशियल होम्योस्टेसिस कहलाएगा। और अब देखिए, थोड़ा सा मुझे आपको बताना है, इसी बात को समझाने के लिए आपके यहां थोड़ा सा पहले बता दें, लिखा गया हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप, मतलब स्थितियों से, विद परिस्थितियों से, विद दिस सिचुएशन, इस परिस्थितियों से कैसे तमाम तरीके के जो लिविंग और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मैनेज करते होंगे, जो हीटर नहीं लगा सकते हैं, जो एयर कंडीशन का यूज नहीं करते हैं, वो कैसे इन स्थितियों से कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता होगा तो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को कैसे मेंटेन करते होंगे, तो उसकी बात किया गया है। कहा गया लेट अस लुक एट वेरियस पॉसिबिलिटी। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं तमाम तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं कैसे वो मेंटेन करते होंगे। तो तमाम तरीके के ऑर्गेनिज्म है, कुछ रेगुलेटर टाइप में आते हैं, लिखा गया कुछ कैसे आते हैं? कन्फर्मर टाइप में आते हैं। हम आपको बताएंगे रेगुलेटर क्या है और कन्फर्मर क्या है। उसके पहले एक ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ हम आपको समझाते हैं। देखिए लिखा है इधर एक तरफ इंटरनल टेम्परेचर और इधर क्या लिखा है? एक्सटर्नल लेवल। अब आपको एक लिखा है रेगुलेटर और एक लिखा है पार्शियल रेगुलेटर और एक लिखा है कन्फर्मर। क्या होते हैं रेगुलेटर्स, क्या होते हैं कन्फर्मर्स, क्या होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स? ये ग्राफ बन करके आता है, डायरेक्ट ग्राफ बन करके आता है और पूछता है, ऐसे ग्राफ बना दिया था, नाम हटा दिया जाता, पूछता है इसमें कन्फर्मर्स कौन है, रेगुलेटर्स कौन है। देखिए भाई, एक्सटर्नल बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस इंटरनल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, एक रेड कलर से वो बना हुआ है। देखिए इसकी जब हम बात करते हैं, कहा गया एक्सटर्नल टेम्परेचर आपने बढ़ाया लेकिन इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहा। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ाया, यहां पर पहुंचाया, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहा। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ाया
लेकिन इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहा। एक्सटर्नल टेम्परेचर आपने यहां पहुंचाया लेकिन इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहा। बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर आप कितना कैसा भी हो जाए, लेकिन अगर हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, और जो लोग ऐसा कर ले जाते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब जो लोग होम्योस्टैसिस, फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस कर ले जाते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स। इन्हें एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़े लेकिन इंटरनल टेम्परेचर अपना बॉडी मेंटेन की रहे, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स। बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा। बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल टेम्परेचर। बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल। बाहर का जैसा जैसा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता जाता है, इंटरनल टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं कर पाता बल्कि इसके अकॉर्डिंग अपने आप को बढ़ाता जाता है। वो लोग क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते हैं। यानी जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते हैं। यानी जो इंटरनल फिजियोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, देखिए यहां आया तो इन्होंने भी अपना इंटरनल टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश किया और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो क्या कहलाए? कन्फर्मर्स कहलाए। देखिएगा, समझाने का प्रयास किया। दो बात, पहले आप समझिए रेगुलेटर्स क्या है, कन्फर्मर्स क्या है। रेगुलेटर्स बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को जो मेंटेन रख ले जाता है वो क्या कहलाता है? रेगुलेटर्स कहलाते हैं। यानी जो होम्योस्टेसिस कर ले जाते हैं वो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। बाहर का एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ इंटरनल लेवल भी लगातार चेंज होता चला जा रहा है, वो क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते हैं। यानी कन्फर्मर्स पूछा जाएगा होम्योस्टेसिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कहोगे कन्फर्मर्स होम्योस्टेसिस नहीं कर पाते हैं। आगे लिखा पार्शियल रेगुलेटर्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन बढ़ा या हम टेम्परेचर लेकर के बात कर रहे हैं, इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ा, एक्सटर्नल बढ़ा, इंटरनल बढ़ा, एक्सटर्नल बढ़ा, इंटरनल, लेकिन एक लेवल पर जाने के बाद ये फिर से क्या हो गए? अब वो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर लिए। कुछ टाइम पीरियड तक तो बढ़ा लेकिन बाद में इंटरनल टेम्परेचर, थोड़े टाइम पीरियड के बाद इंटरनल टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन कर लिया। क्या कहलाएंगे? पार्शियल रेगुलेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बोलो, पार्शियल रेगुलेटर्स कहलाएंगे। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल टेम्परेचर में भी चेंज आया, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल टेम्परेचर में भी चेंज आया, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो अपने आप को एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाते, मेंटेन कर ले जाते हैं इंटरनल टेम्परेचर। थोड़े टाइम पीरियड तक तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनमें भी चेंज देखने को मिलता है, लेकिन बाद में मेंटेन कर लेते हैं, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? पार्शियल रेगुलेटर्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल रेगुलेटर्स। तीन चीजें आपको देखना है। यही तो बात है कि हमारा जो एबायोटिक फैक्टर, उसका रिस्पॉन्स क्या है, तो उसकी बात करना शुरू किया है। कहा लगातार इवोल्यूशन चलता रहा होगा, लगातार इवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे जीव ऐसे रहे होंगे जिन्होंने क्या किया? एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को भी ढालने का प्रयास किया होगा और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास किया होगा। और जो लोग मेंटेन कर ले जा रहे होंगे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन, एक्सटर्नल बाहरी वातावरण कैसा है उसके अकॉर्डिंग बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते होंगे, रेगुलेटर्स कहलाएंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन भी उनका बदलता रहता है, वो कन्फर्मर्स कहलाते हैं। यानी जो होम्योस्टेसिस नहीं कर पाते हैं, कन्फर्मर्स कहलाते हैं। थोड़े टाइम पीरियड तक तो कन्फर्मर्स की तरीके से बिहेव करें, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, तो क्या कहलाएंगे? पार्शियल रेगुलेटर्स कहलाएंगे। इस पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वेरी आईएमपी है, वेरी आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है। ये आपको पैराग्राफ दिया होगा, पूछा जाएगा, उसको पूछा रेगुलेटर्स को नाम हटा दिया जाएगा। तो जो एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलने के साथ साथ अपने इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को नहीं बदलता है, वो रेगुलेटर्स कहलाता है। या इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन रखता है, वो रेगुलेटर्स कहलाता है। जो मेंटेन नहीं रख पाता है, कन्फर्मर्स कहलाता है। पार्शियल रेगुलेटर थोड़े टाइम पीरियड तक एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन साथ चलता है, लेकिन बाद में फिर अपने आप को मेंटेन कर लेता है, पार्शियल रेगुलेटर्स कहलाता है। ये बात लिखा गया है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। आइए देखिए, अब कहोगे कि बाहर का टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एयर कंडीशनर या जो है एयर कंडीशन और क्या बोला जाता है हीटर यूज करके मेंटेन कर ले जा रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल इंटरनल टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं कहलाता है, वो आर्टिफिशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, आर्टिफिशियल कहलाता है। आइए देखिए
कैसे क्या क्या है, और उसमें हम लोग रेगुलेटर्स को समझते हैं। वेरी IMP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ भूल सकते लेकिन ये नहीं। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। अब तो होम्योस्टैसिस लिखा जाएगा, समझ जाओगे ना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल, sometime behavioral also, means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration। वो क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स कहलाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं, यानी अपने बॉडी बाहर का टेम्परेचर, बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा भी होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन रखेगा। अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो जा रहा हो, तो क्या कहलाएंगे? रेगुलेटर्स कहलाएंगे। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन हो रहा वैसा ना चेंज करके अपने बॉडी के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रख ले जाते हैं, तो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। फिर से देख रहे हैं, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन, और ये प्रोसेस इंटरनल टेम्परेचर को, बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। तो ऐसे जीव जो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को या टेम्परेचर को या फ्लूइड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रख ले जाते हैं, वो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। लिखा, फिर से पढ़ें, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल मींस व्हिच इंश्योर कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एसेट्रा। वो लोग क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट यहां भी रेगुलेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करिए लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा तो मतलब बहुत ज़्यादा। ऑल बर्ड एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, यानी थर्मो रेगुलेशन जो टेम्परेचर को एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। अब आपसे पूछा थर्मो रेगुलेशन क्या है? जो टेम्परेचर को मेंटेन करे जाए, थर्मो रेगुलेशन है। जो बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन किया, ऑस्मो रेगुलेशन है। तो आपसे एग्जांपल पूछा है, रेगुलेटर्स में कौन लोग आते हैं? लिखा, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज कैपेबल होते हैं रेगुलेशन करने में, यानी अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को और अपने बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर ले जाते हैं। और जब टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाते हैं तो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है, और बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर ले जाते थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो होम्योस्टैसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम्योस्टैसिस। प्लीज मेरे बेटा बहुत ध्यान से, जल्दबाजी कोई नहीं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature। कहा गया इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं, इस बात में बिलीव करते हैं कि जो मैमल्स सक्सेस ऑफ मैमल्स लार्जली, मैमल्स का जो सक्सेस हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि वो उसके पास ये एबिलिटी थी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका एंड इन द सहारा डेजर्ट। जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो मेंटेन कर ले गया, इसी नाते उसके मैमल्स के सक्सेस होने का राज भी यही है कि वो अंटार्कटिक एंड सहारा डेजर्ट, अंटार्कटिक मतलब पोलर रीजन की बात कर रहा है, और सहारा डेजर्ट मतलब जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां भी वो सक्सेस हो गया। इसका राज यही है क्योंकि वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर लेता है? मेंटेन कर ले जाता है। तो प्लीज मेरे बेटा, रेगुलेटर कौन होते हैं उसको आपको नहीं भूलना है। बताइए, जो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर कहलाते हैं। और बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को जो मेंटेन कर ले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर कहलाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर के लिए टर्म बोला जाएगा थर्मो रेगुलेशन, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के लिए बोला जाएगा तो ऑस्मो रेगुलेशन। और ये प्रोसेस पूरा मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर
and similar to ones that we human use. We maintain a constant body temperature, हम लोग मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को ऑफ द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या हमने बताया था 90, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट पूछा 98.6 फ़ारेनहाइट. इन समर की बात किया गया. व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफ्यूजली. हमारी बॉडी से क्या निकलने लगता है? पसीना निकलने लगता है. द रिजल्टिंग इवोपरेटिंग कूलिंग, उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी क्या हो जाती है? फिर कूल होने लगती है. सिमिलरली टू व्हाट हैपेंस विद अ डेजर्ट कूलर इन द ऑपरेशन, बर्न डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं. इन विंटर when the temperature is much lower than 37 degree we start shiver, यानी कपकपी होने लगती है. ये क्या है? एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एक प्रकार की एक्सरसाइज है विच प्रोड्यूस, जिससे बॉडी में क्या जाने दो? हीट एंड राइज द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है. तो कहा गया है इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? कैसे मेंटेन कर ले जाते हैं? तो कहा गया है रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर सिमिलर टू वंस दैट ह्यूमन यूज. ह्यूमन कैसे इसको जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, कैसे कर ले जाता है? वी मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर में भी, जबकि गर्मी के समय में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है. तो आगे हमारी बॉडी क्या निकालने लगती है? पसीना निकलने लगती है, और उससे जब पसीना निकलने लगता है फिर धीरे धीरे हमारा एनवायरमेंट ठंडा होने लगता है. सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद अ डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन, ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर. हमारी ठंडक के समय में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कहा गया है ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर, द टेम्परेचर इन मच लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठंडक के समय में बाहर का वातावरण बहुत ज्यादा कम हो जाता है. वी स्टार्ट शिवर, हमको कपकपी होने लगती है. हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी कम होने लगता है तो हमें कपकपी होने लगती है. और जब कपकपी होने लगती है तो हम क्या करने लगते हैं? तो उससे कपकपी होने से समझ एक प्रकार की उससे हीट एनर्जी हीट निकलती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है. तो उसके पीछे का मैकेनिज्म ये है. इसी प्रकार से हम लोग रेगुलेट करते हैं. और ये जो मैकेनिज्म वो फिजियोलॉजिकल है, आर्टिफिशियल नहीं है कि हमने एयर कंडीशन या जो है हीटर लगा करके मेंटेन कर लिया. नहीं, कपकपी हुई ठंडक के समय में तो हीट एनर्जी जनरेट हुई. गर्मी के समय में बॉडी से पसीना निकला तो फिर हमारी बॉडी कूल हुई. तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख पा रहे हैं. प्लांट्स ऑन अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर. कहा गया प्लांट के पास इस प्रकार का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि वो कपकपी उसमें होने लगेगी और वो पसीना निकलने. ऐसा प्लांट के पास कोई मैकेनिज्म है नहीं. तो फिर क्या है? आगे देखिए क्या लिखा गया है. याद करिएगा रेगुलेटर्स में कौन आते हैं, ये आपको ध्यान करना. एग्जांपल पर हमने पूरा टिक कर दिया है. स्टेटमेंट में पूछा जाएगा और हम आपसे पूछेंगे. आगे देखिए क्या लिखा है. अब आप हम बात करते हैं कन्फर्मर्स की. तो जरा आप पहले बताइए, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? कन्फर्मर्स के रेगुलेटर्स कहलाएंगे. और प्रोसेस क्या कहलाएगी? होम्योस्टेसिस. और जो बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो चेंज के अकॉर्डिंग जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते हैं. तो कन्फर्मर्स की बात हम लोग करें. एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ज्यादातर. ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर, यानी 99% ऑफ एनिमल. याद करिएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. 99% एनिमल एंड nearly all plant cannot maintain a constant environment. 99% एनिमल, और बताया गया है कि 100% प्लांट, ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं बोलिए? कन्फर्मर्स. भैया प्लीज मैं फिर से रुक जा रहा हूं. मैंने आपसे कहा मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं रुक जा रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा. कन्फर्मर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं? कि यानी बाहर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल, बाहर का टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो जाए लेकिन अपने इंटरनल अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते. लिखा
एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, यानी ज्यादातर मेजॉरिटी, वे ओवरवेलमिंग मतलब ज्यादातर, मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। वो क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट मतलब होता है अपने परिवेश, अपने जो चारों तरफ का उनका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बियंट टेम्परेचर। अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता रहता है? चेंज। उनके मतलब किसके? कन्फर्मर्स के। अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर, अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कन्फर्मर्स के बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इन एक्वेटिक एनिमल्स the osmotic concentration of the body fluid change with that of the ambient air. Water osmotic concentration, याद रखिएगा। These animal and plant are simply क्या कहलाते हैं? Conformers कहलाते हैं। ऐसे एक्वेटिक एनिमल जो अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को नहीं मेंटेन कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? या ऐसे प्लांट जो अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को या अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स कहलाते हैं। कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, वी मस्ट आस्क व्हाई दीज कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स। कहा गया है कि अगर हम इस बात को करें, जब ऊपर दिया गया था कि कहा, जब हम पैराग्राफ पहला पढ़ रहे थे तो कहा गया था कि जो लोग मेंटेन कर ले जाते हैं, जो लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो फिजियोलॉजी चला ले जाते हैं अपनी वो, और जो इवॉल्व्ड हुए, तो आखिर में ऐसा क्या हुआ? कंसीडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जब हम अपने बॉडी देखते हैं कि किसी के बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर मेंटेन बना है तो उसके अगर हम बेनिफिट्स को देखते हैं तो वी मस्ट आस्क, हम ये पूछने का, यानी अगर रेगुलेटर्स को देखते हैं तो हम ये पूछने का ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके नाते कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व, नहीं डेवलप हो पाए, नहीं बन पाए रेगुलेटर्स की तरीके से। रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी, ह्यूमन के समांतर वी यूज्ड अबव, much as they like how many people can really afford air conditioner। कहा गया है कि जैसे वो पैराग्राफ में दिया था ना कि ह्यूमन एयर कंडीशन को लगाकर मेंटेन कर ले जा रहा है, अगर उसी की बात को उसी के समान हम लोग सोचने की बात करें, समझने की बात करें, तो ऐसे कितने पीपल हैं जो एयर कंडीशनर लगा सकते हैं? मेनी सिंपली स्वेट इट आउट, पसीना निकलेगा, एंड resign themselves to suboptimal performance in hot summer month। thermoregulation is energetically expensive। थर्मोरेगुलेशन करना एक एनर्जी के हिसाब बहुत खर्चीला प्रोसेस है, एनर्जी के रिगार्ड, फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। जैसे एयर कंडीशन सब लोग नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चीला प्रोसेस है, तो फिर वो क्या करते हैं? उसको पसीना निकाल करके अपना काम चला लेते हैं समर के मंथ में। वो क्या कहलाते हैं? ये तो कहा गया है, मस्ट दे लाइक हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एयर कंडीशनर। ऐसे कितने लोग हैं जो एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं? तो मेनी सिंपली स्वेट इट आउट, पसीना निकलेगा, और रिजाइन देमसेल्फ टू सम अपने परफॉर्मेंस इन द हॉट समर मंथ, और उसके अकॉर्डिंग जब पसीना निकलेगा तो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग फिर वो मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग तो एयर कंडीशन लगा करके मेंटेन कर नहीं सकते हैं, तो उनकी बॉडी से पसीना ही निकलेगा, और ये पसीना निकलना फिजियोलॉजिकल कहलाता है। और एयर कंडीशन लगाना ज्यादा खर्चीला प्रोसेस है, और पसीना निकलना कोई खर्चीला प्रोसेस तो है नहीं। वैसे ही कहा गया है कन्फर्मर्स के लिए पूछा, कन्फर्मर्स ऐसा, जो लोग कन्फर्मर्स वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? लिखा गया थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस, टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रोसेस, ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत खर्चीला प्रोसेस है बहुत सारे जीव के लिए। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल लाइक, अगर इस बात को देखो कहां पर, पर्टिकुलरली ट्रू फॉर, ये सत्य होता नजर आता है स्मॉल एनिमल लाइक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। श्रीव एंड हमिंग बर्ड क्या करता? हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शनिंग ऑफ द सरफेस एरिया।
अब बर्ड में बताने का प्रयास कर रहा है, क्यों? कि थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात एनर्जी के हिसाब से बहुत खर्चीला प्रोसेस है। एनर्जी, अब भाई यहां पर तो एनर्जी की बात किया जाएगा कि वो मेंटेन करना बहुत जीव के लिए बहुत खर्चीला प्रोसेस है। सब लोग तो ऐसा नहीं करके कि थर्मो रेगुलेशन भी कर ले जाएंगे और इतना एनर्जी खर्च करके उसको मेंटेन भी कर ले जाएंगे, उनका एनर्जी डाउन भी नहीं होगा। ये तो बहुत कठिन बात है। तो कहा गया हीट लॉस और हीट गेन इज फंक्शनिंग ऑफ सरफेस एरिया। हीट लॉस और हीट गेन इज सरफेस एरिया की बात है। कैसे? सिंस स्मॉल एनिमल हैव लार्ज सरफेस एरिया, आप याद करिएगा, जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनकी सरफेस एरिया क्या होती है? ज्यादा होती है रिलेटिवली उनके वॉल्यूम के कंपेयर में। दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट। इस नाते उनकी बॉडी जब सरफेस एरिया ज्यादा होगी उन्हीं के बॉडी के वॉल्यूम के कंपेयर में, तो हीट लॉस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत फास्ट होगा। when it is cold outside then they have to expend much energy। और अगर वो जहां ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती वहां रहेंगे तो उन्हें ठंडक को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी से ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? लिखा हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। दिस इज मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। इस नाते जो बहुत छोटे जीव जंतु होते हैं, जो बहुत छोटे वेरी स्मॉल एनिमल होते हैं, वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं। सब मिला के कहने का मतलब ये है कि हीट लॉस और हीट गेन सरफेस एरिया की बात है। एक तो जीव छोटा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा, अब उसकी बॉडी से ज्यादा एनर्जी नहीं। अब पता लगा कि बहुत ठंडे एरिया में जीव वो बर्ड पाई गई, वो जीव छोटा एनिमल पाया गया, अब उसकी बॉडी से एनर्जी ही लॉस होती चली जा रही। क्यों? क्योंकि एनर्जी ये जो है थर्मो रेगुलेशन को, टेम्परेचर को मेंटेन करने की प्रोसेस एनर्जेटिकली काफी खर्चीला है। उसमें एनर्जेटिकली काफी खर्च है, एनर्जी उसमें काफी खर्च होती है। तो कोई छोटा जीव है तो उसके पास एनर्जी कम होगी, लेकिन अब पता लगा उसको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने, और बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा कोल्ड है, अब उसको मेंटेन करने अपनी बॉडी की हीट एनर्जी को लॉस कर दे रहा है। तो बताइए उसकी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसी नाते जो बहुत ज्यादा छोटे जीव जंतु होते हैं, वो जहां बहुत ज्यादा ठंडी एरिया होती है और पोलर रीजन बहुत ठंडा, वहां वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट of maintain a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition. अब भैया इस बात को समझना क्या लिखा गया। अगर इस बात को देखा जाए तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं इवॉल्व, डेवलप कर लेती हैं एबिलिटी टू रेगुलेट करने के प्रोसेस को, लेकिन बट ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट। ऐसा थोड़ी है कि बियॉन्ड कुछ भी इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ भी हो जाएगा लेकिन अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कितना भी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन कितना भी ज्यादा बदल जाए फिर भी हम अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो तो एक लिमिट की बात है ना, तब हम रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सोचो कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, हमारा बाहरी वातावरण बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए, तो क्या तब भी हम अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाएंगे? कहा गया बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्मर्स। अगर एक लिमिटेशन तक की बात किया जाए कि मान लो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो अब पता लगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो कोई क्या मेंटेन कर पाएगा? अपनी उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी मेंटेन कर पाएगी? तो क्या वो रेगुलेटर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। फिर वो भी सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाए? कन्फर्मर्स में। मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। कहा गया जो रेगुलेटर्स हैं, जो इवॉल्व हुए हैं, जो ये अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर ले जा रहे हैं, जो प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहला रही है, ये सब एक लिमिटेड चेंज होने तक में है। लेकिन अगर पता लगे बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाए, क्या तब भी वो मेंटेन कर लेंगे? तब मुश्किल है मेंटेन कर पाना। फिर क्या करते होंगे उस समय? इफ द स्ट्रेसफुल कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। अगर कहा गया ना
कि भाई ये सब तो है कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन नहीं हुई तो उसमें देखा जाता है कौन रेगुलेटर से कौन कन्फर्मर से, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई तो उसमें जो एनिमल है वो दो तरीके के अल्टरनेटिव, अपने सर्वाइवल के लिए दो तरीके के अल्टरनेटिव अपनाता है। एक पहला, अगर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, एक या तो वहां से क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, वहां से चला जाएगा। अब माइग्रेशन देख लीजिए क्या है, लिखा है द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। कहा गया है कि जब इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म टेम्पोरली थोड़े टाइम पीरियड के लिए वहां से दूसरी जगह चला जाएगा, और कहा मोर हॉस्पिटेबल, मतलब हॉस्पिटल में नहीं, जो उसके सुटेबल कंडीशन होगी वहां पर चला जाएगा। हॉस्पिटेबल का मतलब सुटेबल कंडीशन होगी, वहां पर चला, एंड रिटर्न व्हेन, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाएगा, पीरियड इज ओवर, तो फिर दोबारा वापस आ जाएगा। तो माइग्रेशन का वो टेम्पोरली, अगर किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में कहा गया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाए तो दो कंडीशन आती है, एक तो या तो माइग्रेट कर जाता है या तो सस्पेंड कर लेता है, कुछ समय के लिए अपने आप को रोक लेता है वो। तो पहला कौन सा प्रोसेस है, माइग्रेशन, माइग्रेट करना। माइग्रेशन कहा गया टेम्पोरली वो माइग्रेट कर ले जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन से, और कहां चला जाता है, मोर हॉस्पिटेबल एरिया, मतलब मोर सुटेबल एरिया में चला जाता है। और फिर जैसे ही जिस इन्वायरमेंट में वो रहता था उस इन्वायरमेंट का स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हुआ, फिर से वो वापस लौट आता है। इन ह्यूमन एनालॉजी, अगर ह्यूमन के देखा जाए तो दिस स्ट्रेटजी लाइक ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। गर्मी के समय में दिल्ली से कहां चला जाता है, शिमला में चला जाता है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द, बोलो क्या, समर। ह्यूमन में अगर देखा जाए तो ऐसे ही मेनी एनिमल, बहुत सारे एनिमल ऐसा करते हैं। पर्टिकुलरली बर्ड की बात की जाए, भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली बर्ड की बात करें, ड्यूरिंग किस सीजन में, विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कहलाता है। बर्ड का विंटर के सीजन में जो माइग्रेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। क्या कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बर्ड जो माइग्रेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कहां से कहां जा रही है ये भी बता रहे हैं, लेकिन वो बर्ड का जो माइग्रेशन है क्या कहता है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कहता है। टू मोर हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब सुटेबल एरिया में जाता है। एवरी विंटर, हर ठंडक में, द फेमस केवलाडो नेशनल पार्क, इसको हम लोग याद करने केवलादेव कह देते हैं, केवलाडो लिखा है, केवलाडो या केवलादेव कह देते हैं याद करने के लिए। नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ भैया, भरतपुर में ये पूछा जाता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, बोलो भरतपुर। भरतपुर कहाँ है, इन राजस्थान। होस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां बर्ड आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग आती हैं फ्रॉम, कहां से, साइबेरिया से, एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से। तो कहा गया है कि जैसे गर्मी के समय में ह्यूमन दिल्ली से शिमला चला जाता है अपने आप को जो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए, वैसे कुछ एनिमल भी हैं, पर्टिकुलरली बर्ड की बात किया गया, चिड़िया की बात किया गया है, वो भी किस सीजन में देखने को, विंटर। ठंडक से बचने के लिए साइबेरिया से या नॉर्दर्न कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से कुछ चिड़िया भरतपुर चली जाती हैं। कहां चली जाती हैं, भरतपुर। कहां, राजस्थान में। कहां से आती हैं, साइबेरिया से आती हैं, नॉर्दर्न रीजन से आती हैं, और कहां आती हैं, भरतपुर आती हैं। भरतपुर कहां, राजस्थान में है। और किस जगह पर आती हैं, केवलाडो लिखा है लेकिन हम लोग केवलादेव पढ़ते हैं। केवलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में है, यहां पर चली आती हैं। तो भरतपुर उनका स्वागत करता है। स्वागत करने का मतलब भरतपुर में वो आती हैं तो भरतपुर उनको एक्सेप्ट कर लेता है उस टाइम पीरियड, टेम्पोररीली थोड़े समय पीरियड के लिए आती हैं, और जब फिर उस साइबेरिया में या उस एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन में जब कंडीशन सही होती है तो फिर वो वापस लौट जाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जो बर्ड का माइग्रेशन है, जो बर्ड माइग्रेट करके जा रही है, कहां से, साइबेरिया से भरतपुर को जा रही है, वो बताइए शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है। कहोगे लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है। और वो भरतपुर में कहां जाती है, किस पार्क में, केवलादेव नेशनल पार्क में जाती है। कहां है, राजस्थान में है। और कहां से आती है वो चिड़िया, साइबेरिया से आती है और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आती हैं, इसकी बात किया गया है। बर्ड के माइग्रेशन को क्या बोल, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। और माइग्रेशन टेम्पोररी कहलाता है, परमानेंट नहीं कहलाता है। फिर जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म होती है, विंटर वहां, ठंडक वहां खत्म होने लगती है, ठंडक कम होने लगती है, तो फिर वो भरतपुर से लौट जाती है, कहां को, साइबेरिया को।
लेकिन पूछा बर्ड कहां से कहां को आती है, साइबेरिया से आती हैं। कहां, राजस्थान, भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में आती हैं। और किस पार्क में, केवलादेव नेशनल पार्क में आती हैं, केवलादेव नेशनल पार्क में आती हैं, वहां उनका स्वागत कर, तो राजस्थान होस्ट हो जाता है। इसकी बात किया गया। आगे देखिएगा, सस्पेंड करना, सस्पेंड करने का मतलब कुछ समय के लिए अपने आप को रोक लेना, स्ट्रेसफुल कंडीशन। लिखा है इन बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट में वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोरिलेशन कहलाता है, आर फॉर्म विच हेल्प द सर्वाइवल अनफेवरेबल कंडीशन। मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया के चारों तरफ, फंजाई के तरफ, कुछ लोअर प्लांट की तरफ स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। और फिर जब वो अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाती है, दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी, आप बोलो कब, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में। तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो अपने आप को सस्पेंड कर लेते हैं, थोड़े टाइम पीरियड अपने आप को रोक लेते हैं। ऐसा कहां देखने को मिलता है, इस तो कहा गया बैक्टीरिया में, फंजाई में, लोअर प्लांट में देखा गया अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो थोड़े टाइम, जब तक, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। और जब अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है तो जो स्पोर होता है वो डीजनरेट हो जाता है। इन हायर प्लांट, सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर serve as means to tide over a period of stress beside helping in dispersal। कहा गया इन हायर प्लांट में, किस में बात करें, कि सीड में बात करें या कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप के जर्मिनेशन को रोक देती हैं। और फिर कब, दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट अंडर द, बोलो कब, फेवरेबल मॉइस्चर कंडीशन जब आती है एंड टेम्परेचर कंडीशन आती है तो अपने आप को जर्मिनेट करते हैं। They do so by reducing their metabolic activity and going into state of, जो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो हम लोग कहते हैं वो किस में चले गए, डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए। किस में चले गए, बोलो, डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए। अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ सीड, कुछ हायर प्लांट के सीड को बात किया गया है, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। और जब फिर सुटेबल कंडीशन आती है तब फिर वो अपने आप को जर्मिनेट कराते हैं। जो थोड़े टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन में जो अपने आप को रोक देते हैं, वो तो कहते हैं उस समय के लिए वो किस पीरियड में चलेंगे, डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए। ये तो प्लांट की बात हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से आ गया, ये देखिए क्या लिखा गया है, थोड़े टाइम पीरियड तक अपने रोक लिया और फिर बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आई तो फिर अपने आप को जर्मिनेट करा लिया, उसकी बात किया गया। इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट। अब भैया एक कंडीशन तो ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है एनिमल ऐसा हो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आने पर एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकता हो, अनेबल हो माइग्रेट करने में, तो माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। वो थोड़े टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को के लिए अपने आप को स्केप कर लेता, वहां से हटा लेता है। तो कैसे हटाता है वो लिखा है, द फैमिलियर केस ऑफ बियर गोइंग इनटू हाइबरनेशन। इंपॉर्टेंट है, हाइबरनेशन किसे कहते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। ड्यूरिंग, बोलो, विंटर स्लीप, जब बहुत ज्यादा ठंडक पड़ने लगती है तो एकदम हाइबरनेशन का एग्जांपल क्या है, स्नेक, सांप है। वो अपने आप को थोड़े टाइम पीरियड के ठंडक से बचने के लिए अपने आप को बिल में जाकर के छुप जाता है। तो विंटर स्लीप को, विंटर को, ड्यूरिंग विंटर, तो हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप। विंटर के लिए वर्ड हाइबरनेशन यूज किया जाएगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप इन सम टाइम, ये एग्जाम्पल है हाइबरनेशन। इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो कहोगे सांप हाइबरनेशन में चला जाता है। विंटर से, ठंडक से बचने के लिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को छिपा करके रखता है, तो क्या कहलाता है, हाइबरनेशन। उसको हम लोग कहते हैं विंटर स्लीप कहते हैं, ठंडक से बचने के लिए हाइबरनेशन। सम स्नेल, स्नेक नहीं कहा, स्नेल कहा है, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग। स्नेक को तो हाइबरनेशन की बात, यहां स्नेल की बात किया क्या कहा गया, स्नेल एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन। और वो किससे, एस्टिवेशन किससे बचने, टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। गर्मी से बचने के लिए, समर से बचने के लिए, समर के लिए टर्म क्या यूज किया था, एस्टिवेशन। और कौन है उसमें, स्नेल है और फिशेज। और हाइबरनेशन के लिए एग्जांपल क्या बताया, हाइबरनेशन के लिए एग्जांपल आपको बताया स्नेक, सांप बताया। और स्नेल और फिश किसके लिए बात किया, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन किसे कहते हैं, जब ठंडक से अपने आप को बचाने के लिए कोई छुपा लेता है तो हाइबरनेशन कहलाते हैं, ठंडक से बचाने के लिए तो हाइबरनेशन। और गर्मी से बचने के लिए अपने आप को कोई छुपा लेता है तो एस्टिवेशन कहलाते हैं। हीट
एंड डेजिकेशन की बात किया गया है, मतलब हीट लॉस को रोकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जूप्लैंक्टन, आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बता दें सब पर। कुछ जूप्लैंक्टन्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, इन बोलो कहां, लेक एंड पॉन्ड आर नो टू इंटर डायपॉज कंडीशन एक होती है, जैसे हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप, वैसे कहा जाता है कुछ जूप्लैंक्टन्स होते हैं अपने आप को डायपॉज कंडीशन में लेके चले जाते हैं, अ स्टेज ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट, कुछ टाइम पीरियड के लिए ये दोनों की जो मिला जुला होता है उसको डायपॉज बोला जाते हैं। ठंडक और गर्मी दोनों के बीच के जो समय को होते हैं उसके मिला करके जो हम लोग बोलते हैं तो डायपॉज बोलते हैं। उससे बचने के लिए तो कहा गया है डायपॉज कंडीशन कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंटर स्लीप के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, हाइबरनेशन, एग्जांपल स्नेक, सांप। एस्टिवेशन के लिए क्या यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, समर से बचने के लिए, कौन है उसका एग्जांपल, स्नेल और फिशेस की बात किया गया है। और डायपॉज कंडीशन की बात किया गया तो उसका एग्जांपल क्या होगा, जूप्लैंक्टन्स होगा। क्या होगा बोलो, जूप्लैंक्टन्स होंगे। और मेन लार्वल स्टेज की बात किया जाता है, उसकी बात किया जाता है जब वो दोनों का टाइम, दोनों के बीच का जब टाइम पीरियड आता है उसकी, उससे बचने के लिए तो डायपॉज कंडीशन कहलाती है। तो जूप्लैंक्टन्स की बात किया गया, उसका एग्जांपल क्या है, वो जूप्लैंक्टन्स। तो सस्पेंड कितने प्रकार से अपने आप को कर सकता है, तीन। पहला हाइबरनेशन, दूसरा एस्टिवेशन, तीसरा डायपॉज। हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप, डायपॉज दोनों के बीच की कंडीशन स्टेज ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट। तो डायपॉज का एग्जांपल, डायपॉज कंडीशन क्या, जूप्लैंक्टन्स। एस्टिवेशन समर से बचने के लिए स्नेल और फिशेस की बात किया गया है। हाइबरनेशन स्नेक की बात किया गया है। तो आपको ये पूरा याद करना है। तो ये हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। अगला आपका जो टॉपिक है बेटा, हम लोगों ने जो बात किया आज उसको आप देख लीजिए। हम लोगों ने बातचीत किया रिस्पांस ऑफ एबायोटिक फैक्टर की बात किया कि एबायोटिक फैक्टर का रिस्पांस क्या है, कैसे एबायोटिक फैक्टर के लिए तमाम तरीके के जीव रिस्पांस करते हैं, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी तो उसमें सर्वाइवल कैसा होगा, हमारा इन्वायरमेंट तमाम तरीके के जीव को परेशान क्यों करता है, उसकी बात किया गया है, कहा गया है। फिर कहा गया कि इवोल्यूशन के दौरान मिलियंस ऑफ ईयर एग्जिस्टेंस के दौरान जब इन्वायरमेंट में कोई जीव रहा उसके बाद अपने आप को डेवलप किया, अपनी अंदर की फिजियोलॉजी को कुछ लोग डेवलप कर ले गए, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगे और वो ज़्यादा इफिशिएंट कहने लगे, वो ज़्यादा फिट कहलाएंगे जो ढाल ले जाएंगे। उस प्रोसेस को क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस कहलाएगा। और कैसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहलाता है वो, जो अंदर के और इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल बॉडी के फ्लूइड के मेंटेनेंस की बात किया तो उसकी बात की होम्योस्टेसिस, उसमें किस प्रकार से कौन मेंटेन कर पाएगा, कौन उसके लिए बेसिस पर नाम दिया गया, जो मेंटेन कर लेंगे रेगुलेटर्स कहलाएंगे। एक्सटर्नल टेम्परेचर के एक कुछ भी हो लेकिन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने वाला रेगुलेटर्स कहलाएगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बॉडी का अपने आप को चेंज करना कन्फर्मर्स कहलाएगा। थोड़े टाइम पीरियड तक तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ लेकिन बाद में फिर अपने आप को मेंटेन कर ले गया, पार्शियल रेगुलेटर्स कहलाएगा। ये सब बात किया गया। अगर कोई बाहर के इन्वायरमेंट से और अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को जो है क्या नाम है वो आर्टिफिशियल ढंग से मेंटेन करना चाहता है, क्या होम्योस्टेसिस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इस सब की बात किया गया। रेगुलेटर्स किसे कहते हैं उसको बताया, उसका एग्जाम्पल क्या होता है उसको बताया, कन्फर्मर्स किसे कहते हैं उसको बताया, और हीट लॉस हीट गेन किसका प्रोसेस है उसको बताया। छोटे एनिमल ऐसे होते क्योंकि हीट लॉस जो होता है वो उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो एक तो जीव छोटा दूसरे ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देगा, तो बताओ बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं। इस नाते कि कहा गया है कि कोल्डर रीजन में, पोलर रीजन में छोटे जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। ये तमाम सारी बातें हमने आपको बता दिया। कहा गया कि मान लो बहुत बियॉन्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल कंडीशन चली जाए, यानी स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए, तब फिर क्या होगा। कहा गया जीव दो तरीके से, या तो जीव माइग्रेट करेगा या तो जीव सस्पेंड करेगा। माइग्रेट करेगा तो कैसे करेगा उसके बारे में बताया, और सस्पेंड करेगा तो कैसे क्या होगा उसके बारे में बताया। हाइबरनेशन बताया, एस्टिवेशन बताया, डायपॉज बताया। तो प्लीज इतना करिएगा और ये आपको करना पूरा लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है, इसको पूरा पढ़िएगा। और साथ साथ अब हम इतने के पहले क्वेश्चन कराएंगे कल, और फिर इसके बाद क्वेश्चन कराने के बाद तब फिर हम अगला आपका टॉपिक जो है एडॉप्टेशन है, अगला टॉपिक एडॉप्टेशन, तब फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतना पहले हम पूरा आपको कराएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।